हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल केम स्कूल की तरफ से +2 क्लास के पॉलिटिकल साइंस का 5वां लेसन हम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। यानी कि पुराने या कह सकते हैं कि प्राचीन काल में किस प्रकार दक्षिण एशिया का स्वरूप कैसा था। दक्षिण एशिया में ये जो देश आते हैं आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। किसी ना किसी फील्ड में, किसी ना किसी क्षेत्र में ये अपनी, चाहे विश्व शांति हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को कह सकते संगठित करना है, विश्व व्यापार संगठन है या विश्व बैंक है, इस प्रकार के सभी जो संगठन हैं उनको किसी न किसी तरफ से सहयोग करके आज दक्षिण एशिया कह सकते हैं कि अपना मजबूत स्थिति में है। दक्षिण एशिया में ज़्यादातर देश भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, ये देश आते हैं दक्षिण एशिया में। इनका जो राजनीतिक सिस्टम है वो काफ़ी अलग अलग है। जैसे हम भारत में देखते हैं, भारत में है लोकतंत्र, यानी कि आज़ादी से अब तक, प्राचीन काल से, या कह सकते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 से अब तक यहाँ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित है, कोई बदलाव नहीं हुए हैं। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल में पहले राजतंत्र था, लेकिन बाद में यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। यानी कि बदलते रहे हैं, लोकतंत्र के लिए नेपाल में आवाज़ उठती रही हैं, जिसके बाद यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया गया। इसके बाद भूटान में भी, भूटान में शायद अब जो है राजतंत्र है। मालदीव है, मालदीव में पहले राजतंत्र था, या वहाँ पर उससे पहले अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली थी, बाद में इसको यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित है, लोकतंत्र स्थापित है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में यहाँ कभी सैनिक शासन तो कभी लोकतंत्र। ये सब रूप है। यानी कि यहाँ शासन व्यवस्थाएं भी अलग अलग हैं। सभी देश कह सकते हैं कि अगर हम जिक्र करें भारत और पाकिस्तान का, ये परमाणु शक्तियाँ बन चुके हैं। अपनी शक्ति को मजबूत करने के बाद कह सकते हैं कि इन्होंने परमाणु हथियार जो हैं बना लिए हैं। इसके बाद आता है आपस में संबंध। यानी कि अगर हम देखें तो इन देशों के बारी बारी से भारत के साथ संबंध कैसे हैं। अगर ये देश चाहें, यहाँ पर इन्होंने, एक हम सार्क का जिक्र करेंगे। सार्क दक्षिण एशियाई संगठन, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है सार्क। और कोई भी संगठन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि जितने भी ये देश हैं, एशिया के देश हैं, इनको साथ मिलाकर अपना एक ऐसा संगठन तैयार करना ताकि भविष्य के लिए नई योजनाएं तय करना, व्यापार को बढ़ावा देना। और मुख्य मकसद क्या है? खुला व्यापार, या फिर हम बोल सकते हैं मुक्त व्यापार। यानी कि बिना किसी रोकथाम के आयात निर्यात इन देशों में सामान का हो सकता है। और मुख्य कह सकते सार्क देश इसमें आते थे, जिसको हम सफ्टा बोलते हैं। सफ्टा, उसको नाम दिया गया सफ्टा, ऐसे सिस्टम को। इसके बाद इन देशों के आपस में संबंध कभी बिगड़ते या कभी अच्छे चलते रहे हैं। सबसे पहले अगर हम भारत का जिक्र करें, भारत और पाकिस्तान, इन देशों का हम भारत के साथ संबंध देखेंगे। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था 1947 में, 15 अगस्त और 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को भारत। तो तब क्या हुआ, हिंदुस्तान दो भागों में बंट जाने के कारण यहाँ मनमुटाव तब से और आज तक भारत के संबंध कभी मजबूत और कभी खराब रहे। इसका मुख्य कारण क्या है? एक तो जल बंटवारा है, सीमा को लेकर है, और जम्मू कश्मीर। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जम्मू कश्मीर का है, जो अब तक नहीं सुलझ पाया है, क्योंकि 565 रियासतें
आज़ादी के समय थी रियासतें, जहाँ राजा महाराजाओं के शासन थे, उन्होंने अंग्रेजों ने उनको छूट दे दी थी कि आप किसी भी साइड जा सकते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी रियासतें जो भारत में मिल गई थी, उनमें से एक जम्मू कश्मीर की रियासत थी जिस पर पाकिस्तान अपना हक जताता था। इसको लेकर भी आज तक जो है अनेक प्रकार की छिटपुट घटनाएं चलती रहती हैं। युद्ध भी हुए भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो संबंध है कह सकते हैं भारत के कभी मजबूत तो कभी खराब चले हुए। आज भी हम कह सकते हैं अनेक बार जो है बॉर्डर के ऊपर फायरिंगें होती हैं या कह सकते हैं घुसपैठ होती हैं, चली हुई है। इसके बाद बांग्लादेश का भी सिस्टम वही है। भारत और बांग्लादेश जब एक पार्ट था, पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश, पाकिस्तान का एक पार्ट था। जब आज़ाद कह सकते हैं देश बना पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान का नाम इसको दिया गया था, बांग्लादेश को। लेकिन यहाँ पर कभी भी पाकिस्तान अपना शासन मजबूत नहीं कर पाया, और वहाँ पर क्या हुआ, लोग पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते थे, अपना एक अलग देश स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर 1971 में पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश के साथ भी भारत के स्टार्टिंग में कुछ संबंध ठीक थे, लेकिन बाद में एक शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या थी। लाखों की संख्या में शरणार्थी क्या हुए, भारत की ओर निकलने लगे, और उन शरणार्थियों की वजह से हमारे कई राज्यों में जो है जनसंख्या वृद्धि हुई, या कह सकते हैं संसाधनों पर इसका असर पड़ा, या फिर घुसपैठ को लेकर बांग्लादेश का, या ब्रह्मपुत्र नदी का जल है, गंगा का जल है, इन नदियों का पानी को लेकर भी बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध कभी मजबूत तो कभी कह सकते हैं कि खराब होते रहे हैं। इसके बाद आता है श्रीलंका। भारत के और श्रीलंका के संबंध कह सकते हैं कि अच्छे ही रहे हैं। समय समय पर भारत ने भी श्रीलंका का सहयोग किया है, और श्रीलंका ने भी भारत का सहयोग किया है। इसका उदाहरण हम दे सकते हैं भारत की शांति सेना। श्रीलंका के साथ भारत के अच्छे व्यापार संबंध हैं। वहाँ पर श्रीलंका में सहीली भाषा बोलने वाले और तमिलों के बीच में एक कह सकते हैं कि भेदभाव है, यानी कि वहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण सहेलियों की ये वहाँ पर शासन में अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन तमिल भी अपना जो है वहाँ पर बराबर के अधिकार लेने के लिए संघर्षरत है, यानी कि आंदोलन किए, संघर्ष किया तमिलों ने भी। कुछ तमिल उनमें भारतीय तमिल भी हैं, क्योंकि जब भारत गुलाम था अंग्रेजों का, उस समय इनके पूर्वज जो है, तमिलों के पूर्वज जो है श्रीलंका में गए। तो ये पाकिस्तान या कह सकते हैं श्रीलंका में सहेली और तमिलों का जो आपसी टकराव है वो गृह युद्ध हो गया था, गृह युद्ध बोलते हैं इसको। तो भारत ने अपनी शांति सेना भेजी, अपनी शांति सेना वहाँ जाकर इसको गृह युद्ध को कंट्रोल किया, लेकिन भारत के इंटरफेयर से कह सकते हैं कि श्रीलंका ने भारतीय शांति सेना को जो है वापस भेजना पड़ा, ऐसा माना जाता है। तो भारत के और श्रीलंका के कह सकते हैं कि संबंध अच्छे ही रहे हैं, समय समय पर दोनों का सहयोग रहा है। उसके बाद आता है नेपाल। नेपाल भी भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है, लगभग भारत से मिलता जुलता। यहाँ राजतंत्र रहा है, बाद में यहाँ लोकतंत्र भी स्थापित हुआ है। नेपाल में हमने जो छोटी क्लासें 9th और 10th में वहाँ पर पढ़ा है भाई किस प्रकार नेपाल में संघर्ष, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लोगों ने किस प्रकार आंदोलन किए, कितनी कुर्बानियाँ दी। तो नेपाल में भी भारत के कह सकते संबंध अच्छे हैं, मजबूत संबंध भारत के साथ व्यापार को लेकर है, शांति को लेकर है, या अनेक प्रकार के सहयोग है उनको लेकर जो है नेपाल के साथ। कई बार चीन के मामले में भी भारत के संबंध नेपाल के साथ कुछ कड़वाहट में पैदा होते हैं। कई बार जो है चीन इस प्रकार की घुसपैठ होती हैं, क्योंकि हमारा चीन के साथ भी कह सकते हैं कि सीमा विवाद है, उसको लेकर कई बार नेपाल भी कह सकते हैं कि बीच में दखलंदाजी करता है। इसको लेकर कई बार भारत के संबंध कह सकते हैं खराब हो जाते हैं, अन्यथा भारत के संबंध हमेशा ठीक रहे हैं।
मालदीव और भूटान के साथ, मालदीव और भूटान के साथ यहाँ पर भारत के ये कह सकते हैं पड़ोसी देश होने के कारण, सहयोगी देश होने के कारण अनेक कह सकते कार्यक्रमों में या व्यापार में इनका सहयोग मिला है। अच्छे संबंध है भारत के इन देशों के साथ। तो ये हमारा छोटा सा लेसन है। और दक्षिण एशिया, अगर ये देश मिलकर एक ऐसा संगठन मजबूत तरीके से पेश हो तो आने वाले भविष्य में इनके कह सकते हैं कि मजबूती और प्रदान हो सकती है, या कह सकते हैं कि अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा व्यापार है, तो उनको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है और इनके संबंध अगर और भी ज़्यादा सुधार किए जा सकते हैं। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, टकराव है, सीमा विवाद है, जल विवाद है, उनको अगर दूर किया जाए, उनको दूर करके इनके संबंधों को और मजबूती प्रदान की जा सकती है। अगर इनको अच्छी तरह से संबंधों को मजबूत किया जाए तो आने वाले भविष्य के लिए जो दूसरे देशों से कह सकते हैं या बराबरी कर सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। लोकतंत्र मजबूत हो सकता है या शासन प्रणाली मजबूत हो सकती है। आज लगभग दक्षिण एशिया के देशों में लगभग लोकतंत्र शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो भविष्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो हमारा एक छोटा सा लेसन है। और अगर आप अच्छी तरह से NCERT बुक से इस लेसन को पढ़ेंगे, नॉर्मली ये जो हमने पहले वाले 4 लेसन पढ़ लिए हैं, लगभग उन्हीं लेसनों में से ये लेसन है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।